नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। आज हिमाचल दौरे पर सीएम भूपेश बघेल। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी रैली कर रहे हैं हिमाचल में और सभा भी वो लगातार कर रहे हैं। हिमाचल चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर भी उन्हें नियुक्त किया गया है। सिरमौर जिले के सताऊ में पब्लिक मीटिंग है। दोपहर 2:45 पर शिमला से चंडीगढ़ लौटने का कार्यक्रम भी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का, और चंडीगढ़ से रायपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे और शाम तक रायपुर लौटेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। तो बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हिमाचल चुनाव में कांग्रेस ने दी हुई है। न केवल वो सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किए गए हैं, बल्कि लगातार जनसभाएं भी वो कर रहे हैं। हिमाचल में लगातार जनसभाएं और रैली कांग्रेस के लिए वो कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं कांग्रेस के लिए। आपको बता दें कि सिरमौर जिले के सताऊ में भी पब्लिक मीटिंग चल रही है और दोपहर 2:45 पर वो शिमला से चंडीगढ़ लौट सकते हैं और इसके बाद चंडीगढ़ से रायपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। लिफ्ट में फंसकर युवक की मौत हो गई। देवपुरी की घटना है ये। गुड्स लिफ्ट में फंसने से बताया जा रहा है कि मौत हुई है। पुलिस के आला अधिकारी रवाना हो गए हैं। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां एक युवक की लिफ्ट में फंसने से मौत हो गई। दरअसल ये देवपुरी की घटना बताई जा रही है। देवपुरी की घटना और गुड्स लिफ्ट बताई जा रही है, जिसमें युवक फंस गया था। जान चली गई है युवक की। पुलिस के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं, रवाना हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां एक युवक की मौत हुई है लिफ्ट में फंसने के चलते। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से। युगल, ये किस तरह की लिफ्ट थी? गुड्स लिफ्ट बताई जा रही है, अंडर कंस्ट्रक्शन वाला मसला है या फिर क्या वजह एक्चुअल? देखिए प्रशांत, एक बड़ी लापरवाही इसे कही जा सकती है। ये सी एम्पोरियम है खमतराई थाना क्षेत्र का, वहां का ये पूरा घटना है। और अब प्रकाश यादव है जो 35 वर्ष का है। ये सुबह अपना दुकान गया हुआ था, वहीं पर काम करता है और इस दौरान जो लिफ्ट बना हुआ है उसमें काफी गैप है। कोई भी बच्चा या फिर कुछ दुबले पतले व्यक्ति आराम से उस लिफ्ट में आसानी से फंस सकता है। और यही हुआ कि अचानक से लिफ्ट के पास जो गैप बना हुआ था उसमें उसकी पैर फिसल गई और पूरी बॉडी है वो अंदर चली गई। और लिफ्ट के ऊपर नीचे होने की वजह से पूरी तरह से उसकी जो बॉडी है वो पूरी तरह डैमेज हो चुका है, जिसके मौके पर ही मौत हो गई है। जो पुलिस के अधिकारी हैं वो मौके के लिए रवाना हुए हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन बड़ी गलती है यहाँ पर जो सील एम्पोरियम के संचालकों की दी गई है। साफ तौर पर लिफ्ट को पूरी तरह से बनाया नहीं गया था, ठीक से उसे कवर नहीं किया गया था। यही वजह है कि ये हादसा है जो हुआ है। गुड्स जब वो डाल रहा था दुकान का, इस दौरान ये बड़ी जो घटना है हुई है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। और आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो गया। 17 नवंबर तक नॉमिनेशन चलेगा। बीजेपी और कांग्रेस ने अभी तक कैंडिडेट तय नहीं किए हैं। कांग्रेस 15 नवंबर को माना जा रहा है कि उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर सकती है, घोषणा कर सकती है। वहीं 5 दिसंबर को भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा और 8 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी, यानी नतीजे भी आ जाएंगे। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। दरअसल भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो चुका है और नॉमिनेशन 17 नवंबर तक चलेगा, आज से शुरू होकर। बीजेपी और कांग्रेस अभी तक नाम तय नहीं कर पाए हैं भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए। हालांकि कयास जरूर हैं कुछ नामों के, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है दोनों दलों की ओर से। और भानु प्रतापपुर उपचुनाव में आदिवासी समाज राजनीतिक दलों का समीकरण बिगाड़ सकता है। दरअसल सर्व आदिवासी समाज ने एक बैठक कर निर्णय लिया है कि विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से एक प्रत्याशी को उतारा जाएगा। भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 465 गांव हैं, जिसको लेकर आज फिर एक बड़ी बैठक की जाएगी, जिसमें प्रत्याशियों को लेकर फाइनल फैसला लिया जाएगा। वहीं सर्व आदिवासी समाज के इस फैसले से
चुनाव आयोग के सामने परेशानी खड़ी होने वाली है, क्योंकि ईवीएम में 400 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम शामिल करने में मुश्किलें आएगी। हमारा गांव है उतना प्रत्याशी होगा ताकि कोई भी राजनीतिक दल हमारे वोट पर सेंध ना लगा सके। अच्छा, कोई पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर अगर एक प्रत्याशी होगा तो हम विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे कमजोर वर्ग के लोग हैं, प्रलोभन में इसमें सब आ जाएंगे। तो वाकई ये समीकरण गड़बड़ा सकते हैं दोनों बड़े सियासी दलों के, अगर जिस तरह का दावा आदिवासी समाज कर रहा है या सर्वादिवासी समाज कर रहा है। ये बैठक की गई है सर्वादिवासी समाज के जरिए और कहा गया कि विधानसभा क्षेत्र के हर गांव से एक प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 465 गांव हैं, जिसको लेकर आज फिर एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है। वहीं सर्व आदिवासी समाज के इस फैसले से चुनाव आयोग के सामने भारी परेशानी खड़ी होने वाली है, अगर इस फैसले को पे अमल करता है सर्व आदिवासी समाज। तो दरअसल ईवीएम में 400 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम शामिल करने में मुश्किलें आ सकती हैं। तो ये बड़ी तकनीकी चुनौती आ सकती है चुनाव आयोग के सामने, अगर हर गांव से सर्व आदिवासी समाज एक उम्मीदवार मैदान में उतारता है भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए। तो और दूसरी परेशानी सियासी दलों के लिए भी है, जो बड़े सियासी दल इस बाई इलेक्शन में किस्मत आजमाएंगे, अपने उम्मीदवार उतारेंगे, उनके लिए भी चुनौती हो सकती है। उनके भी जो वोट हैं उनमें सेंध लग सकती है, अगर हर गांव से एक प्रत्याशी सर्व आदिवासी समाज उतारेगा। तो आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 465 गांव हैं और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 465 गांव से एक उम्मीदवार सर्व आदिवासी समाज उतारता है तो फिर उम्मीदवारों की संख्या कितनी हो जाएगी। और ऐसे में जो तकनीकी परेशानी है वो भी जो चुनाव आयोग है उससे फेस करनी होगी। 400 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम ईवीएम में जोड़ने पर परेशानी आ सकती है चुनाव आयोग को। हालांकि अब इसका अगर ये फैसला सर्व आदिवासी समाज लेता और फाइनल करता है, यानी कि अमली जामा पहनाता अपने फैसले को, तो फिर परेशानी बढ़ना तय है। और पेंड्रा मरवाही में नजर आया सफेद भालू। मरवाही में एक बार फिर सफेद भालू नजर आया है। मरवाही रेंज के माडा कोट में मादा काले भालू के साथ दिखा सफेद भालू। 2020 के बाद अब जाकर सफेद भालू नजर आया है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये सफेद भालू नजर आया है पेंड्रा मरवाही में, जहां मरवाही रेंज के माडा कोट में मादा काले भालू के साथ बताया जा रहा है कि ये सफेद भालू देखा गया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और 2020 के बाद अब सफेद भालू दिखा है। हालांकि तस्वीरों में नजर आ रहा है कि ये शावक की उम्र का हो सकता है जो सफेद भालू है। और फिलहाल काली मादा भालू के साथ ये सफेद भालू देखा गया है पेंड्रा मरवाही में। आपको बता दें कि इससे पहले 2020 में सफेद भालू को देखा गया था इसी क्षेत्र में, और अब जाकर सफेद भालू नजर आया है। इसे कैमरे में भी कैद किया गया है। दरअसल काली मादा भालू के साथ ये सफेद भालू पेंड्रा में देखा गया है, और इससे पहले 2020 में सफेद भालू इसी क्षेत्र में नजर आया था। सुबीर हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। सुबीर, क्या बता रहा है वन विभाग और सफेद भालू से जुड़ी क्या और डिटेल्स? जी बताना चाहूंगा कि सफेद भालू मरवाही की पहचान होने के बाद भी आमतौर पर सफेद भालू यहाँ के जंगलों में दिखाई नहीं देता। मरवाही में सफेद भालू अंतिम बार 2020 में देखा गया था।
और इसकी अब तक कोई गणना नहीं की जा सकी है। वैसे यह बहुतायत में यहाँ नहीं देखा जाता, यहाँ कभी कभार सफेद भालू देखने को मिलता है और 2020 के बाद अब ये मौका हुआ है कि यहाँ सफेद भालू देखने को मिला है और ये मरवाही से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे माड़ाकोट के जंगल के पास देखने को मिला है। जी बिल्कुल सुबीर, तस्वीरों में नजर आ रहा है कि ये भालू जो मादा भालू, काली मादा भालू है, उससे कुछ छोटा नजर आ रहा है, या बच्चे की उम्र का हो सकता है, ये शावक की उम्र का हो सकता है क्या? और वन विभाग आशाएं या फिर जो अनुमान लगा रहा है? जी वन विभाग का कहना है कि सफेद भालू यहाँ पे जो है ये अनुवांशिक तौर पे सफेद होता है। यहाँ पे सफेद भालू पाया नहीं जाता, ये अनुवांशिक सफेद होते हैं, जिसके कारण ये साइज में छोटे होते हैं, इनकी उम्र भी कम होती है। इस कारण ये काले भालू की अपेक्षा छोटा दिखाई देता है। जी तो कोई अभी तक कोई गणना नहीं हो पाई इसकी, क्षेत्र में कितने भालू हैं वो सफेद भालू? जी अब तक इसकी कोई गणना नहीं की जा सकी है। सफेद भालू वैसे भी यह डीप जंगलों में भी पाया जाता है, वन विभाग का कहना है कि डीप जंगलों में पाया जाता है। अब तक इसकी कोई गणना नहीं की जा सकी है, वन विभाग के पास इसका अब तक कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। जी बाकी भालुओं से जो काले भालू हैं व्यवहार उसी तरह का होता है क्या? इनकी मूवमेंट्स होती हैं? कुछ और डिटेल्स अगर वन विभाग ने बताई हो? जी इससे ज्यादा जानकारी वन विभाग इस पे नहीं दे पाया है, क्योंकि यह भालू लगभग 3-4 साल बाद दिख रहा है और इससे पहले भी 2020 से पहले भी यह 2013 में देखा गया था, जिसके कारण वन विभाग इसको लेकर ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाता। जी चल, बहुत शुक्रिया आपका सुबीर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बड़ी खबर रायपुर से, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की मैतारी हुंकार रैली कल से होने जा रही है। महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता किरण बघेल का बयान आया है। महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा अधिकारों को लेकर ये रैली की जा रही है। बिलासपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ हुंकार भरेंगी महिलाएं। आवाज बुलंद करने 1 लाख से ज्यादा महिलाएं जुटेंगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, राज्यसभा सांसद संगीता यादव भी इसमें शामिल होंगी। तो ये बड़ी खबर है राजधानी रायपुर से। बीजेपी महिला मोर्चा की मैतारी हुंकार रैली कल होने जा रही है और इस मसले पर महिला मोर्चा की प्रदेश प्रवक्ता किरण बघेल का कहना है कि महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा अधिकारों के लिए ये रैली की जा रही है। महिलाओं की सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के द्वारा बिलासपुर न्यायधानी में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए एक जन विशाल रैली महतारी हुंकार का आयोजन होने वाला है, जो कि 11/11/22 को होगा, समय 11 बजे बिलासपुर में। इस जन आक्रोश रैली में पूरे प्रदेश भर की 1 लाख महिलाएं इकट्ठा हो रही हैं, जो कि भूपेश सरकार को एक अंतिम चुनौती होगी। इस सभा को संबोधित करने के लिए और महिलाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए हमारी केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी, राज्यसभा सांसद संगीता यादव व विधायक निशा सिंह जी भी पहुंचेंगी। और बिलासपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी की महतारी हुंकार रैली कल होने जा रही है। हुंकार रैली के मार्ग सभा स्थल को लेकर गतिरोध अभी भी जारी है। बीजेपी और प्रशासन के बीच इजाजत को लेकर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। जिला प्रशासन ने गांधी चौक तक की अनुमति दी है। रैली को लेकर प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। ट्रैफिक रूट डाइवर्ट करने के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं। तो बीजेपी की महतारी हुंकार रैली कल होने जा रही है, लेकिन अभी भी प्रशासन और बीजेपी के बीच इस रूट को लेकर जो महतारी हुंकार रैली है उसके रूट को लेकर अभी भी गतिरोध जारी है। बीजेपी और प्रशासन के बीच इजाजत को लेकर अभी भी तलवारें खींची हुई हैं। जिस रूट से बीजेपी महतारी हुंकार रैली निकालना चाहती है उस रूट पर अभी तक प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से परमिशन नहीं दी गई है, इजाजत नहीं दी गई है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने गांधी चौक तक की अनुमति दी है महतारी हुंकार रैली निकालने की। हालांकि तैयारियां भी दोनों ओर से पूरी है। और एक और बड़ी खबर रायपुर से, प्रदेश में 1 नवंबर से धान की खरीदी जारी है। अब तक 1.74 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। 58,415 किसानों ने धान बेचा है। 375.11 करोड़ रुपए का भुगतान अभी तक किया जा चुका है और धान बेचने के लिए 2,497
खरीदी केंद्र अब तक 63,649 टोकन जारी किए गए। धान खरीदी के साथ साथ धान का उठाव भी शुरू हो चुका है। कस्टम मिलिंग के लिए 3,692 मीट्रिक टन धान का उठाव हुआ है। सामान्य धान 2,040 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है और ग्रेड ए धान 2,060 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जा रहा है। और खबरापुर से मंत्री अमरजीत भगत ने बैठक ली। धान खरीदी की समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने कहा कि अभी 100% लोगों की फसल कटाई नहीं हुई है। जैसे जैसे केंद्रों में धान आ रहा है, खरीदी हो रही है। बहुत सारी जगहों में शुरुआत नहीं हो पाई है। किसानों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। किसानों का खास तौर से, विशेष तौर से ख्याल रखा जा रहा है और इन व्यवस्थाओं से सभी किसान संतुष्ट हैं। धान खरीदी का काम चालू हो चुका है और 100% इस समय लोगों का फसल कटाई और मिसाई हुआ नहीं है। जैसे जैसे केंद्र में धान आ रहा है, खरीदी किया जा रहा है। बहुत सारे तो धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू हो चुकी है।